बस जिंदगी में काम काम और काम। एक काम से छुटकारा मिलते ही दूसरा काम सामने आ जाता है। अपने सजे हुए घर को फिर से बिखरा हुआ देख वंदना चिढ़ गई। यह क्या अथर्व बेटा, हर जगह तुमने ये अपना सामान बिखेर कर रखा हुआ है। अरे बेटा, कम से कम अपनी किताब निकालते समय तो थोड़ा ध्यान दिया करो। पता है, सुबह से तीसरी बार मैं ये ठीक कर रही हूँ। प्लीज़ बेटा, थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो ना। और वैसे भी कल से मैं ये सब कहते कहते न जाने किस सोच में डूब गई वंदना। ये लो भाई, जो जो तुमने मंगवाया था मैं वो सब कुछ लेकर आ गया हूँ बाजार से। अब बस तुम्हारा केक बनाने का सामान बचा है, जो मैं आज शाम को जब अथर्व की किताबें लेने जाऊँगा तब लेता आऊँगा, क्योंकि वो केक शॉप उसी रास्ते में पड़ती है ना। अरे ये क्या, मैंने अभी अभी डाइनिंग टेबल साफ़ की थी और आपने ये गंदा थैला इस पर रख कर फिर से गंदी कर दी। एक लंबी सांस भरते हुए वंदना बोली। एक तो आप वैसे भी घर का कोई खास काम तो करते नहीं हैं, और जो थोड़ा बहुत करते भी हैं वो भी कल से बिल्कुल बंद हो जाएगा। कल से तो एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर नहीं पिएंगे। मगर आज तो थोड़ा हाथ बटा लीजिए मेरा। ये कहते हुए तेज हो गई वंदना की आवाज़। घर का सारा काम निपटा कर वंदना शाम को फिर से जल्दी ही खाने की तैयारी में लग गई। आज वंदना ने खाने में सारी चीज़ें सरला जी यानी कि वंदना की सास की पसंद की ही बनाई थी। आलू गोभी और बैंगन के भरते से लेकर गाजर का हलवा और लौकी की बर्फी भी बनाई थी। उसने और एक नई चीज़ जो वंदना के हाथों से बनी हुई सरला जी पहली बार खाने वाली थी, वो था वंदना द्वारा बनाया गया फ्रूट केक। वंदना को पता था कि उसकी सास को केक बहुत पसंद है, तो बस इसीलिए उसने उनके लिए केक में भी पाइनएप्पल फ्लेवर ही चुना। वैसे तो वंदना की सास कानपुर में रहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें दिल्ली शहर का माहौल और मौसम और मिजाज तीनों ही सूट नहीं करते हैं। मगर फिर भी वो बेचारी अपने बेटे के मुंह में साल में 2 या 3 बार तो यहाँ खींची चली आती थी। राकेश की प्राइवेट नौकरी की भागम भाग में उसे छुट्टी कम ही मिल पाती थी, और फिर इधर उनके बेटे अथर्व का स्कूल, कराटे क्लास और वंदना की ट्यूशन क्लासेस। तो बस इन सब के बीच वो चाहकर भी बड़ी मुश्किल से किसी तीज या त्यौहार पर ही कानपुर जाने के लिए 2 या 4 दिन का समय निकाल पाती थी। मम्मा, दादी जी आ गई। अथर्व की आवाज़ कानों में पड़ते ही वंदना ने अपने अस्त व्यस्त कपड़ों और बालों को ठीक कर अपने माथे की बिंदिया पर हाथ लगाते हुए अपने सिर पर दुपट्टा लिया और फुर्ती से बाहर आ गई, जहां सरला जी अपने बेटे राकेश के साथ बस अभी अभी स्टेशन से आकर खड़ी हुई थी। वंदना ने सबसे पहले अपनी सासू माँ के हाथ से उनका ट्रैवलिंग बैग लिया और उनके पैर छुए। इस पर सरला जी ने उसे खुश रहो का आशीर्वाद दिया और फिर बड़े ही जोश के साथ अपने पोते अथर्व को गले से लगा लिया। सासू माँ, सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वंदना ने सरला जी के सामने मेज पर पानी का गिलास और गाजर का हलवा रखते हुए पूछा। हेलो, हाँ बहन नमस्ते, मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ दीदी कैसी हूँ? हाँ अच्छा ठीक है, मैं कल आराम से बात करती हूँ। हाँ हाँ, बस हाथ पैर धोकर खाना ही खाऊंगी। ठीक है दीदी नमस्ते। सरला जी ने अपनी बड़ी बहन, जो कि मुंबई में रहती है, को अपनी सकुशल दिल्ली पहुंचने की खबर देकर फ़ोन रख दिया। सरला जी के पति अपनी जवानी से ही कोई खास काम धंधा नहीं करते थे। यहाँ तक कि सरला जी एवं उनके बेटे राकेश की जीवन यापन की भी सारी जिम्मेदारी उनके पिता यानी कि राकेश के नाना जी ने ही उठा रखी थी। मगर पिछले साल उनके निधन के साथ ही सरला जी एवं उनके पति का ये सहारा भी ख़त्म हो गया। तब से राकेश ही हर महीने सरला जी के अकाउंट में खर्च के रुपए पैसे डाल दिया करता है। बल्कि राकेश से ज़्यादा खर्च तो अपनी सासू माँ एवं ससुर पर वंदना ही कर दिया करती थी। एक तो वंदना की ट्यूशन से अर्जित की हुई आय एवं समृद्ध मायका पक्ष उसके पर्सनल अकाउंट को कभी खाली नहीं होने देता। वंदना भली प्रकार से सरला जी की आर्थिक समस्या को समझते हुए हमेशा अपनी सामर्थ्य से अधिक करने का प्रयास करती। वंदना एक अच्छे परिवार से आई हुई एक पढ़ी लिखी समझदार एवं सुलझे हुए व्यक्तित्व की स्त्री है। आज सरला जी को अपने बेटे व बहू के पास दिल्ली आए हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था
और बीते हुए इस एक हफ्ते में वो कम से कम वंदना को 4 या 5 बार तो उसके वजन को लेकर खरी खोटी सुना ही चुकी थी। उन्हें लगता था कि वंदना एक बहुत ही आराम परस्त जिंदगी जी रही है, क्योंकि उनके अनुसार उनका बेटा तो बेचारा सुबह ही ऑफिस चला जाता है और वंदना घर में मालकिन बनकर सारा दिन बैठे बैठे खूब खाती है और एक काम भी नहीं करती। क्योंकि इस बार सरला जी को उनकी सबसे नापसंद चीज़ यहाँ जो देखने को मिली, और वो थी काम वाली बाई, जिसे सरला जी को सख्त परहेज है। बर्तन झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े तक धोने का सारा काम यहाँ तो काम वाली बाई ही करती है, जबकि वंदना के बढ़ते हुए वजन की वजह तो कुछ और ही थी, मगर वो सरला जी की हर एक बात को चुपचाप ही सुन लेती थी। शादी के इतने साल बीत जाने पर भी वंदना ने कभी भी अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं दिया था, तो फिर अब इतने सालों बाद वो कुछ भी कहकर कभी तक का अपना किया हुआ सब कुछ ख़त्म नहीं करना चाहती थी। सरला जी वंदना को बात बात पर रोकती टोकती थी। उसके द्वारा किए गए हर एक अच्छे से अच्छे काम में भी कमी निकालना तो जैसे उनकी पुरानी आदत बन गई थी। वैसे इसमें जितना गलती सरला जी की थी, उससे कहीं ज़्यादा गलती शायद वंदना की भी थी, क्योंकि कहते हैं ना कि गलत करने से भी ज़्यादा दोषी होता है गलत को सहने वाला, और फिर पलट कर जवाब देने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अरे बस आपको सही को सही और गलत को गलत ही तो कहना है ना। लेकिन एक बार वंदना ने शायद इसी सोच के साथ अपनी सासू माँ के सामने सही को सही और गलत को गलत कह दिया था, और फिर जो भूचाल आया था, शायद उसी से पनपने वाले डर ने ही फिर कभी वंदना को सरला जी के सामने सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं करने दी। अरे भाई, आज कोई उठेगा भी या नहीं? अरे सूरज देखो कहाँ चढ़ गया है, और आज तो मेरा बेटा बेचारा बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला गया है, और तो और मेरा पोता भी बेचारा खुद ही ब्रेड और जैम लेकर स्कूल चला गया। सरला जी ने अपनी कड़कती हुई आवाज़ में कहा, और उन्होंने एक साथ कई बर्तन भी पटके, जिसकी आवाज़ से वंदना हड़बड़ा कर नींद से जाग गई और फुर्ती से दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकलकर सॉरी सासू माँ बोलते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। दरअसल वंदना को माइग्रेन की दिक्कत है, जो कि उसके जरा से भी रूटीन चेंज होने से हिट करता है, और सबसे ज़्यादा इसमें उसके सोने और उठने के समय में परिवर्तन उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो हुआ ये कि सरला जी को लगातार 5 दिन सुबह के 4 से 5 बजे तक पूरे 1 घंटे भजन गाने थे, और जिसके लिए उन्होंने वंदना को भी अपने साथ सुबह सुबह उठकर नहा धोकर बैठने की हिदायत दी। हालांकि वंदना ने उन्हें माइग्रेन वाली बात भी बताई, जिस पर सरला जी की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी कि अरे ये माइग्रेन वाइग्रेन क्या होता है, और फिर जवानी में कैसा दर्द दर्द। इसके आगे उनके सामने ना तो वंदना ही पलट कर कुछ बोल पाई, और ना ही स्वयं उनका बेटा राकेश ही उनसे कुछ कह सका, जिसका भुगतान आज लगातार 3 दिन के माइग्रेन पेन को झेलने के बाद वंदना ने अपनी सासू माँ की खरी खोटी सुनकर किया। आज सुबह जानबूझकर राकेश और अथर्व दोनों ही वंदना को जल्दी नहीं जगाया था, यही सोचकर कि शायद उसे इस तरह दर्द में थोड़ा आराम मिले, जबकि राकेश सुबह अपनी माँ को ये बात खुद बता कर गया था, मगर उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ही कर दिया। सरला जी आज पूरा दिन मुंह फुलाए ही रही, और फिर शाम को राकेश के ऑफिस से आते ही सरला जी ने अपना वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया कि वह तो जवानी में कितना घर का काम किया करती थी, और उन्होंने तो अपनी सास के साथ साथ अपनी दादी सास की भी भरपूर सेवा की थी। और एक उनका हमेशा का डायलॉग कि कितने लीटर तेल तो राकेश की दादी की मालिश में लग गया। वैसे ये तेल वाली बात सुनकर थोड़ी सी हंसी भी आ जाती है कि कितने लीटर, लेकिन इस समय हंसने वाली सिचुएशन ना तो उनकी बहू वंदना की थी और ना ही उनके बेटे राकेश की। हाँ, उनका पोता अथर्व जरूर अपनी माँ से कितने लीटर पूछकर हंस पड़ा, जिस पर वंदना ने उसे आंखें दिखा दी। सरला जी बस धारा प्रवाह बोलती ही जा रही थी, और फिर ना जाने कैसे आज राकेश के मुंह से भी शायद गलती से निकल गया कि माँ, वंदना कितना कुछ तो करती है आपके लिए, तन से मन से और धन से भी, मगर आप। बस राकेश का इतना ही कहना हुआ कि सरला जी की आंखों से
अभी तक निकलती हुई ज्वाला लावा बनकर फूट पड़ी और उनकी आंखों से बह निकली। सरला जी खूब चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, जिस पर राकेश के साथ साथ वंदना और अथर्व भी दौड़कर उनके पास आ गए और उन्हें चुप कराने लगे। इस पर भी सरला जी ने अपनी बहू वंदना को बड़ी जोर से डांट कर झिड़क दिया, जिसके बाद राकेश भी खुद ब खुद ही वहाँ से पीछे हट गया। तभी अथर्व वंदना के कहने पर दौड़कर किचन से पानी का एक गिलास ले आया और उसने बड़े ही प्यार से अपनी दादी को वो पानी का गिलास पीने के लिए पकड़ाया, जिस पर सरला जी ने अथर्व को जोर से अपने सीने से लगा लिया और फिर से रोने लग गई थी। कुछ देर बाद ही सरला जी ने यह फरमान जारी कर दिया कि वो कल सुबह ही कानपुर जा रही हैं और फिर वो अपने कमरे में सोने चली गई। वैसे तो आज की रात सरला जी की आंखों से नींद बिल्कुल ही गायब थी और तभी उन्हें अपनी बात कहने तथा अपने दुख को बांटने के लिए एक शख्स का ख्याल आया, जो थी उनकी मुंबई वाली बड़ी बहन। उन्होंने फटाफट अपने सिरहाने रखा हुआ चश्मा उठाया और उसे लगाकर अपनी बड़ी बहन का नंबर अपने मोबाइल से डायल किया। एक बार तो उनकी बहन ने फ़ोन उठाया ही नहीं, चाहे रात ज़्यादा हो जाने के कारण वो सो चुकी थी। मगर जब सरला जी ने उनका नंबर दोबारा डायल किया तो 2 या 3 घंटियों के बाद ही उधर से फ़ोन उठ गया। बहन नमस्ते। नमस्ते, इतनी रात को क्या हुआ, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से सरला जी की बड़ी बहन का इतना पूछना हुआ कि सरला जी की आंखें एक बार फिर भर आई और उन्होंने नम आंखों से ही सिसकते हुए उन्हें अपनी आज की पूरी आप बीती सुना दी। अरे आज तक तो बहू ही पराई थी, मगर दीदी, मगर आज तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपना बेटा भी पराया हो गया है। इतना कहते कहते सुबकने लगी सरला जी। देखो सरला, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये तुम्हारा घरेलू मामला है, मगर बहन, जहाँ तक मैं वंदना को जानती हूँ वो दिल की तो बुरी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जब तुम खुद ही अपनी बहू को पराया पराया कह रही हो तो फिर तुम उससे अपनेपन की उम्मीद कैसे कर सकती हो? बाकी रही माइग्रेन की बात तो हाँ, इसका दर्द तो सचमुच बड़ा ही भयंकर होता है। अरे अपनी वो रेखा है ना, महेश भैया की लड़की, उसे भी यही बीमारी है। बेचारी बहुत दुखी रहती है। और ये मेरे पड़ोस की अमित की बीबी, भैया ये तो हफ्ते में 4 दिन सिर पकड़ कर पड़ी रहती है और घर का सारा काम उसकी बूढ़ी सास ही करती है। और फिर तुम पर तो अभी कोई ऐसा बुढ़ापा भी नहीं है, हाथ पैर भी चल रहे हैं। अरे बच्चों के पास गई हो तो उन्हें भी थोड़ा सुख दो और खुद भी हंसी खुशी से और सुकून से अपना समय बिताओ मेरी बहन। अच्छा चलो तुम अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, मैं तुमसे कल सुबह इस बारे में बात करती हूँ। इतना कहकर उधर से फ़ोन कट गया। अब सरला जी का मन कुछ हल्का तो ज़रूर हो गया था, मगर उनकी रात अभी भी भारी थी। तुम्हें सासू माँ से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आखिर क्या ज़रूरत थी तुम्हें बोलने की? वो तो मुझे सुना रही थी और मैं सुन रही थी, फिर तुम क्यों बोले? यार वंदना, तुम भी कमाल करती हो। आज तक जब मैं कभी नहीं बोलता था तो तुम कहती थी कि तुम कभी कुछ बोलते नहीं हो, और आज जब मैं कुछ बोला हूँ तो तुम कह रही हो कि बोला क्यों? हद है यार। राकेश ने चिढ़े हुए स्वर में अपनी पत्नी वंदना को जवाब दिया। राकेश तुम जाने दो, तुम नहीं समझोगे। वंदना ने गहरी सांस भरते हुए कहा। हाँ भाई, मैं क्यों समझूंगा, और वैसे भी इस घर में 2 ही तो समझदार लोग हैं, एक तुम और एक तुम्हारी सासू माँ। इतना कहकर राकेश दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। सुबह सुबह सबसे पहले राकेश और वंदना सरला जी के पास गए और उनके पैर छूकर उन्हें सॉरी बोला, जिस पर वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। और फिर जब राकेश वापस जाने के लिए मुड़ा तो उन्होंने उससे बस इतना ही कहा कि वो अभी कानपुर वापस नहीं जा रही हैं। अगले 2-4 दिन तक घर में शांति ही रही। ना तो सरला जी ने ज़्यादा कुछ कहा और ना ही वंदना ने उन्हें अपनी तरफ से कुछ भी कहने का ही कोई मौका ही दिया। इस बीच राकेश और वंदना ने एक दिन सुंदर जगह पर पिकनिक मनाने का प्लान भी बनाया, जिसमें सरला जी अपने पोते के साथ खुलकर हंसी और खुश हुई। सरला जी रोज की तरह आज भी खाना खाकर दोपहर में अपने कमरे में जाकर सो गई। वो रोज़ दोपहर में कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर ही सोती थी, मगर आज न जाने क्यों उन्हें नींद ही नहीं आई और फिर वे अपने कमरे से बाहर निकलकर टहलने लग गई। शायद उन्हें गैस की दिक्कत हो रही थी। टहलते टहलते अचानक ही उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बहू वंदना बाहर बालकनी में बैठकर किसी से बातें कर रही है।
ये जानने की उत्सुकता कि वो किससे बात कर रही है ने उन्हें सीधे बालकनी में बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां पहुंचकर उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी बहू किसी से फ़ोन पर बातें कर रही है। अब सरला जी भी वहीं दरवाजे के पीछे छुपकर अपनी बहू की बातें सुनने लग गई। हाँ, सासू माँ हैं अभी तो वे अपने कमरे में सो रही हैं। यार, उस दिन जो कुछ भी हुआ ना, वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। वैसे राकेश ने इतनी बड़ी बात भी तो नहीं की थी कि सासू माँ ने इतना हंगामा कर दिया। ये कहते कहते रुवासी सी हो गई वंदना की आवाज़, और फिर वो थोड़ी देर ठहर कर बोली कि यार प्रिया, एक तो तू ही है जिसे मैं अपनी दिल की सारी बात कह देती हूँ, वरना मैं तो कभी अपना दुख दर्द राकेश तक को भी नहीं बताती हूँ। और फिर इससे क्या फ़ायदा कि मेरी वजह से वो भी परेशान हो। यार प्रिया, सच बताऊँ ना तो मैं अब थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ यार। प्रिया, तुझे पता है मेरी सासू माँ को घर में काम वाली रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसीलिए मैं हर बार जब भी वो यहाँ रहने आती थी तो काम वाली को छुट्टी देकर खुद ही सारा काम कर लिया करती थी। मगर इस बार मैं चाह कर भी उसे सासू माँ के आने पर भी नहीं हटा पाई, क्योंकि तुझे तो पता है ना कि मेरी उंगलियों में वो अर्थराइटिस की वजह से कितना दर्द रहता है। तो यार, मैं तो अब कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, फिर भी मैं बर्तन तो नहीं मांज सकती हूँ, ना ही पोछा या कपड़े ही धो सकती हूँ। इतना कहते कहते अपनी बेबसी पर रो पड़ी वंदना। तुझे पता है ना प्रिया कि मैं वैसे भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ। एक तो माइग्रेन, दूसरे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, और ऊपर से ट्यूशन भी पढ़ाना रहता है मुझे। राकेश तो ऑफिस के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें तो घर का राशन लाने से लेकर बाहर की अन्य किसी भी जिम्मेदारी से कोई भी सरोकार तक नहीं है। अथर्व का भी सारा काम मैं ही देखती हूँ, चाहे फिर वो उसके स्कूल जाना हो, उसे पढ़ाई या किसी प्रोजेक्ट में हेल्प करना हो, या फिर उसके बीमार होने पर डॉक्टर की विजिट ही क्यों ना हो। मगर यार, अब बस। कुछ देर ठहर कर एक गहरी सांस लेने के बाद वंदना ने फिर से बोलना शुरू किया। मेरी भी अब उम्र बढ़ रही है, कोई कम तो नहीं हो रही है ना। अब मुझे भी चाहिए कि मेरी भी कोई फिक्र करे, मुझे समझे। मगर यार, हर एक के साथ इतना कुछ करने पर भी आज कोई एक शख्स भी ऐसा नज़र नहीं आता जो कि मुझे समझे या मेरी कदर करे। अब तू ही बता, मैं क्या करूँ प्रिया। तभी वंदना को ना जाने कैसे सरला जी की आहट महसूस हुई, और उसने अपनी सहेली प्रिया से यह कहकर कि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, फ़ोन रख दिया। जब वंदना ने कमरे के अंदर आकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। इधर सरला जी अपने कमरे में जाकर चुपचाप सोने वाली मुद्रा में एक और करवट लेकर लेट गई। जब वंदना बाहर सब्जी लेने चली गई तो सरला जी ने जल्दी से उठकर अपनी बड़ी बहन को फ़ोन मिलाया और उन्हें एक के बाद एक वंदना द्वारा अपनी सहेली से कही गई हर एक बात बताई, और कहा कि दीदी, आप तो उस दिन वंदना का बड़ा पक्ष ले रही थी कि वो दिल की बुरी नहीं है, तो अब आप ही बताओ दीदी, क्या मैं बुरी हूँ दिल की? हाँ दीदी, बोलो ना। अरे क्या उसे इस तरह से अपने घर की बात किसी बाहर वाले को बतानी चाहिए थी क्या? देखो दीदी, मेरी कितनी बुराई कर रही थी वह जरा सी लड़की। अरे कहती है कि मेरी भी उम्र हो रही है, मुझे भी सहारा चाहिए। अरे मेरा बेटा सारा दिन दफ्तर में अपनी हाड़ी गलाता है तो किसके लिए? अरे इसी की सारी सुख सुविधा के लिए ही ना। और मैं तो काम वाली के लिए मना इसलिए करती थी कि 4 पैसे बचेंगे तो इन्हीं लोगों के तो काम आएंगे ना, और फिर गिनती के 3 लोग हैं घर में तो काम ही कितना रहता है। अरे हमने तो जितना काम कर लिया ना अपने ज़माने में, वो तो ये आजकल की लड़कियां कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। अब ज़रा तुम शांत हो जाओ पहले, और ज़रा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बड़ी हूँ तो इस लिहाज से मेरा अनुभव भी तुमसे ज़्यादा है, और मैं तुम्हें कोई गलत सलाह तो दूंगी नहीं मेरी बहना। दूसरी तरफ से फ़ोन पर सरला जी की बड़ी बहन ने कहा। फिर कुछ देर रुककर वो पुनः बोली, तुम्हें याद है सरला, एक बार बहुत पहले तुमने मुझसे पूछा था कि मैं इतनी खुश कैसे रहती हूँ, क्या मैं अपने बेटे, बहू, नाती, पोते और पोतियों से संतुष्ट हूँ? और मैंने तुम्हें हंसकर और बड़ी सहजता से उत्तर दिया था कि मैं किसी से भी कोई उम्मीद ही नहीं लगाती, और जब मैं पहले से कोई उम्मीद ही नहीं लगाती मेरी बहन, तो फिर उनके टूटने या पूरा ना होने पर कैसा कष्ट। हाँ, तुम्हें ये बात शायद बड़ी बड़ी बातें ज़रूर लग, मगर सुन, मैं मेरी इतनी उम्र बीत जाने पर भी
कभी ना तो किसी सत्संग में गई और ना ही अपनी जिम्मेदारियों से इतर मैंने कुछ किया। पहले तेरे जीजा जी की सेवा करती रही, बच्चों के भविष्य को संवारने में लगी रही, और जब से बड़े हो गए हैं तो सोचा कि अब कुछ अपने लिए सोचूंगी, तो तेरे जीजा जी ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह गए। अब मुझसे सब कहते हैं कि अब मेरे पास क्या जिम्मेदारी बची है। अब तो मैं जहाँ चाहे घूमूं फिरूं, मगर मेरी बहन, आज मैं तुझे वो बताती हूँ जो कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। तो सुन, मेरी बहू रोज़ सुबह शाम 2 टाइम तो आश्रम में जाती है। फिर उसके अलावा रोज़ सुबह उसकी 2 घंटे की एक योगा क्लास होती है, फिर 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक, और दोपहर में एक ओसो क्लास। और इसके अलावा उसका जो किटी का एक ग्रुप है उसमें व्यस्त रहती है। और यदि कभी गलती से मैं कुछ भी कहूँ या समझाऊँ तो कलेश। और मेरा बेटा तो कलेश से इतना डरता है कि अगर उसकी बीवी दिन को रात कहे तो वो भी रात कहे। तो सुन कि अगर मैं गलती से भी 2 दिन भी बीमार पड़ जाऊँ तो मेरे बच्चों को, मतलब कि मेरे बेटे और पोते पोतियों को 2 वक्त का खाना भी टाइम पर ना मिले, समझी। और फिर मैं तो यह सोच लेती हूँ कि चलो, हमने अपनी ज़िंदगी नहीं जी तो क्या, हमारे बच्चे ही जी लें। और फिर बहू भी तो अपने ही घर की बच्ची होती है ना। अगर अपने बच्चे में ज़रा थोड़ी कमियां भी है तो क्या हम उन्हें त्याग दें, या फिर किसी एक गलत सदस्य की वजह से परिवार के बाकी सदस्यों के लिए कलेश का वातावरण बना दें। मेरी प्यारी छोटी बहन, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं मेरे आसपास जहां आजकल के बेटे बहू अपने माँ बाप की जरा सी भी फिक्र या परवाह नहीं करते। फिर तो ये तू भी मानती है ना कि तेरे बहू करोड़ों ना सही लाखों में तो एक है ही। वो जो कुछ भी करती है दिल से करती है, ना कि दिखावे मात्र के लिए। फिर तू ये सोच कि वो सिर्फ एक तेरी खुशी के लिए या तेरे सम्मान की खातिर ही तो हर बार तेरे आने पर काम वाली की छुट्टी कर दिया करती थी। वरना तू ये सोच कि यदि वो ऐसा ना भी करती तो तू क्या कर लेती। अगर तेरे टोकने पर वो तुझे जवाब दे देती कि उसका पैसा वो चाहे जैसे भी खर्च करे, तब? अरे सरला, तू तो सचमुच बड़ी ही किस्मत वाली है जो तुझे वंदना जैसी नेक दिल बहू मिली है, जिसने इतने सालों में भी कभी भी तुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया। मेरी बहन, तू तो बड़ी ही समझदार है, और मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है तेरे जीवन संघर्ष को। ये सास बहू का रिश्ता तो वैसे भी बड़ा ही उलझा हुआ सा रिश्ता है, मगर तू इसे अब और बेकार की औपचारिकताओं में फंसा कर मत उलझने दे। इसे अब तू अपने स्नेह और अपनेपन से इस कदर सुलझा दे कि कभी किसी को संदेह भी ना हो कि इसमें कभी कोई उलझन भी थी। बाकी तू खुद समझदार है, अब तू अपना फैसला खुद ले। चल अच्छा, मेरा खाना बनाने का समय हो गया है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बहन, कहकर सरला जी ने फ़ोन रख दिया और अब वे किचन की तरफ चल दी चाय बनाने। वंदना बाजार से लौटी तो डाइनिंग टेबल पर रखे हुए पोहे और चाय को देखकर एक अनजाने डर एवं शंका से भर उठी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही सरला जी ने उसके हाथ से सब्जी का थैला पकड़ते हुए कहा कि बेटा आ बैठ, चाय पी लें। देख जरा मेरे हाथ के पोहे कैसे बनते हैं। सासू माँ, मुझे देर हो गई लौटने में, मगर आप क्यों परेशान हुई? मैं बस आकर बना देती। वंदना इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही सरला जी ने वंदना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, तू सारा दिन हमारे लिए काम में लगी रहती है, तो क्या हम तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते? और फिर अब तेरी भी उम्र बढ़ रही है और मेरी भी। हंसते हुए सरला जी बोली, अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है बेटा। इस आत्मीयता भरी बातों को सुनकर वंदना की आंखें छलछला गई और वो अनायास ही सरला जी के गले से लग गई। अब सास बहू दोनों की ही आंखें नम थी। राकेश भी ऑफिस से आ चुका था और अथर्व को भी पोहे की खुशबू उसके कमरे से डाइनिंग टेबल तक खींच कर लाई थी। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था और माहौल में एक अलग सी शांति और संतुष्टि बिखरी हुई थी। दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।